हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और जो हमारा कमिंग एग्जाम है एचटेट का और सीटेट का स्पेशली, तो आज हम अपनी केमिस्ट्री की मैराथन करेंगे साइंस के लिए स्पेशली। ठीक है, सीटेट वालों के लिए पेपर 2 साइंस के लिए। पेपर 2 साइंस में केमिस्ट्री आज हम करते हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम अपना फिजिक्स करेंगे और पार्ट 3 में बायो करेंगे। तो कंप्लीट रिवीजन है, तो ध्यान से आप जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाइए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो आज का जो पार्ट 1 है हमारा वो केमिस्ट्री का है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो को। आज की जो वीडियो है वो हमारी किसके ऊपर है? केमिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हम पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और चलते हैं इसमें हम अपना 1 बाय 1 लेके। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लेते हैं अपना, सबसे पहला मैटर का। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। चलो, सबसे पहले मैटर है क्या? मैटर हमारा क्या है? दैट इज एवरीथिंग विच सराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ की चीजें हैं। ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड इज मेड अप ऑफ द स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स से बनी होती है। ठीक है, और यही पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? पूरी एक चीज को बनाते हैं, पूरी एक थिंग को बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका कोई डस्टर है, चौक है, तो वो किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, और वही क्या है? मैटर है। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मैटर क्या है आपका? क्या लेता है? स्थान लेता है। ठीक है, जगह घेरता है, मतलब स्पेस लेता है। इसकी एक शेप होती है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर शेप होती है, स्पेस को घेरता है। और इसके अंदर क्या होता है? जो मैटर कंटेन होता है उसका अपना क्या होता है? भार भी होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मैटर का भार भी होता है। दूसरा, जो ये मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है? स्पेशल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे अट्रैक्ट होते हैं? किससे जुड़े हुए होते हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारा जो पार्टिकल है वो किस तरीके का है, जो मैटर है वो किस तरीके का है। ठीक है, अब हम अपना आते हैं, हमारी जो साइंस में हम पढ़ेंगे मेजरली हमारी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। कौन सी कितनी होती है? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले 3 होती थी, लेकिन अब हम 5 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 5 स्टेट ऑफ मैटर से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। पहली 3 तो आपको आसानी से पता होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। एक होती है हमारी प्लाज्मा, ठीक है, एक हमारी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसमें से आपको कंडेंसेशन, इसमें से आपको कोई भी 3 दे दी जाएंगी और एक चौथी वन आउट होगी, तो उसमें से पूछा जाएगा कौन सी इसमें से 5 स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है। या 3 अलग दे दी जाएंगी, ये पूछ लिया जाएगा कौन सी इनमें से 5 स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। पहली हम कौन सी मिलेंगे? अपना सॉलिड। ठीक है, आपको पता है सॉलिड जो मैटर है इसको लेंगे। इसकी जो है हम पार्टिकल्स वगैरह को चेक करेंगे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है तो आप इसको क्या है? इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉट इजीली कंप्रेस्ड। इसको आप इजीली कंप्रेस्ड नहीं कर पाओगे। क्या होगी? डेंसिटी जो होगी हाई होगी। ठीक है, इजीली आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, इजीली नॉट चेंज शेप। ठीक है, जो इसकी शेप है वो वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल का ज्यादा होने के लिए क्या होता है? इसको ना हम कंप्रेस कर पाते हैं, डेंसिटी हाई होती है, और ना ही इसको किसी प्रकार की आप शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसका क्या आते हैं? दूसरा पार्टिकल जो देखेंगे हम इसमें अपना लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इसी की तरह देख लेते हैं। लिक्विड में हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है? लो होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, इजीली आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है पार्टिकल्स का। ठीक है, इसकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, नॉट डिफाइंड शेप।
नॉट डिफाइन शेप, क्योंकि लिक्विड है, जिस भी आपके वेसल में डालोगे या जिस भी कंटेनर में डालोगे ये लिक्विड उसी तरह की शेप अपना ले लेगा। ठीक है, वॉल्यूम होता है इसका अपना, ठीक है, जितना है उतना ये रहेगा, वॉल्यूम होता है इसका, बट शेप नहीं होती। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है आपकी, लो होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, लो होती है, आज इजीली नॉट चेंज देयर शेप। ये इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, लिक्विड के आप इजीली शेप को चेंज कर सकते हो। अगर पानी आपने यहां से गिराया तो इस तरीके से होता हुआ बहता हुआ मतलब अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तीसरी हम जो स्टेट पढ़ेंगे दैट इज द गैस। ठीक है, गैस में सब उल्टा होता है, ना तो इसकी शेप होती है, ठीक है, ना ही इसका कोई साइज होता है, ठीक है, और ना ही इसका कोई वॉल्यूम आप इसमें मान के चलोगे। ठीक है, ना ही इसमें कोई वॉल्यूम मान के चलोगे, ये तीनों चीजें इसमें नहीं होती। डेंसिटी क्या होती है इसकी, बहुत लो डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी बहुत लो होती है इसकी, और सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है इसकी मेन जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, इसको आप इजीली कंप्रेस करते हो। फॉर एग्जांपल एलपीजी जो है, जो हमारे घरों में यूज होती है सिलेंडर्स में, इट कैन बी इजीली कंप्रेसिबल, सो दैट्स व्हाई इट फिल इनटू द सिलेंडर, इसीलिए आसानी से सिलेंडरों में भरी जाती है। दूसरा सीएनजी, आपकी सीएनजी भी हाईली कंप्रेसिबल गैस होती है। ठीक है, इसे भी आप इजीली क्या है अफोर्ड करते हो, जो हमारी गाड़ी वगैरह में ये यूज होती है, ये भी हाईली कंप्रेसिबल गैस होती है। ठीक है, ये तीन चार चीजें जो है आप इसकी कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली स्टेप पे चलते हैं अपनी। नेक्स्ट वाला कौन सा, यस, नेक्स्ट हमारी फोर्थ वाली देखेंगे हम, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमारी कौन सी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। कौन सी है, फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल दैट ग्लो अप। ठीक है, जितना भी हमारा 99% जो यूनिवर्स है वो किसके अंडर में आता है, प्लाज्मा के अंडर आता है। ध्यान रखेंगे, जो स्टार होते हैं हमारे, ठीक है, जो जितने भी स्टार्स हैं जो ग्लो करते हैं वो किसके कारण है, आपकी प्लाज्मा, आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर के कारण है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यस, नेक्स्ट वाली हम देखेंगे। नेक्स्ट वाली हमारी कौन सी होगी, एक मिनट कुछ इसमें देखते हैं, एक मिनट बस। हाँ, नेक्स्ट वाली है हमारी फिफ्थ वन, बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, जो प्लाज्मा वाली थी, ध्यान रखेंगे आप, इसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है हाई है। ठीक है, फिफ्थ वन हमारी कौन सी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, BEC, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। इसका जो टेम्परेचर है बहुत कूल होता है। ठीक है, कैसा होता है, बहुत ज्यादा कूल्ड होता है। ठीक है, और विच सेपरेट द एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल टू द नियर। और जब जैसी चीजें ठंडी होती हैं, आपको पता है वो क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। समझ गए, प्लाज्मा में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ध्यान रखेंगे, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। तो ये तो थी हमारी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसके बाद जो हम काम करेंगे, नेक्स्ट एक टर्म आती है डिफ्यूजन। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफ्यूजन का रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन आवर टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफ्यूजन क्या है, पार्टिकल्स का मूवमेंट है। ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट। मूवमेंट कहां से होगा, जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। राइटिंग वगैरह थोड़ा सा ऐसी आएगी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं क्विक, तो ये ध्यान रखेंगे। टर्म क्या है, डिफ्यूजन है। इसमें क्या है, पार्टिकल का मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल सुनते जाइए फटाफट से। जो आपकी परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम अगर आपने एक जगह पर स्प्रे करी है, उसका जो खुशबू है आपकी, वो क्या है, अलग अलग दिशाओं में जाके चली जाती है। वो किसके कारण होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, सिंपल आंसर लगाएंगे आप, डिफ्यूजन। अगरबत्ती आप जलाते हैं, ठीक है, जो स्टिक लगाते हैं उसकी जो सेंस है वो चारों तरफ कमरे में बाहर तक आती है, वो किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। ठीक है,
तीसरा, खाने की जो गर्म खाने की जो महक है वो किसके कारण इधर उधर फैलती है? डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, अब देखो एक चीज और आती है आपका एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आता है कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू दूर तक जाती है और जबकि जो ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू दूर तक नहीं जाती। तो जो गर्म खाना होता है ना उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पार्टिकल ज्यादा दूर तक मूव करते हैं, जबकि ठंडा होने के कारण उसके पार्टिकल ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाते। इसलिए ठंडे का पानी ठंडे खाने की जो खुशबू है आपकी दूर तक नहीं जा पाती, जबकि गर्म खाने की जाती है। ठीक है, अब दूसरी जो टर्म आती है कि यहाँ पे डिफ्यूजन का आप ध्यान रखना, इवेपोरेशन। क्या आता है? इवेपोरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इवेपोरेशन की भी आपकी। इवेपोरेशन में क्या होता है कि आपका जब पानी है, जो भी लिक्विड है, जब आप उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर में। ठीक है, भाप में चेंज हो जाता है। उसको को क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। एक स्पेसिफिक उस पे क्या है आपका टेम्परेचर क्या है, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इवेपोरेशन के भी बहुत ज्यादा, इवेपोरेशन डिपेंड किस किस पे करता है। ठीक है, एक टर्म इसमें आप ध्यान रख लीजिए, जो ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को छोड़कर, क्या बोल रही हूं मैं? ह्यूमिडिटी को छोड़ के ध्यान रखेंगे, कोई भी फैक्टर आ जाए उसमें क्या होगा? डायरेक्टली रिलेशन होगा। अगर आप उस चीज को बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। केवल एक ह्यूमिडिटी ऐसा फैक्टर है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये चीज आप ध्यान में रख के चलेंगे। सिर्फ एक फैक्टर है ह्यूमिडिटी का, इससे क्या होगा? आपका इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में क्या होंगे? ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर ही तो होता है। मॉइस्चर जब ऑलरेडी आपका एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा है तो आपका जो वो है इवेपोरेशन कि उसकी रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कि जो भाप है वो एटमॉस्फेयर में कम जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पहले से ही आपके मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर सरफेस एरिया आ जाए, ठीक है, टेम्परेचर आ जाए, आपका प्रेशर आ जाए, ठीक है, इन सब के बढ़ने से क्या होगा? जब ये चीजें बढ़ेंगी तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी को ध्यान रखेंगे तो ये आप ध्यान में रख के चलना। इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी से वाइस वर्सा होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन कम होगा, बाकी सब में इंक्रीज होगा। ठीक है, एक ये टर्म थी आपकी। इसकी वो आ जाइए, जो अर्थन पॉट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, अर्थन पॉट जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी जो है वो ठंडा कैसे होता है? तो वो किसके कौन सी प्रोसेस से होता है? वो भी इवेपोरेशन से होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलेंगे। दूसरा, इसका एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि जो कूलर होता है वो ठंडी हवा किसके उस पे देता है? इवेपोरेशन के उस पे ही देता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तीसरा, गर्मियों में जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो सन रेज होती है वो जल्दी, हीट जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मियों में और इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। इवेपोरेशन ज्यादा होगा उतना ही पानी जल्दी उड़ेगा और कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। ठीक है, एक क्या है आपका? कपड़े सूखने का। ठीक है, क्लोथ ड्राई का। ठीक है, एक चीज और आपकी आती है कपड़े सुखाए का, कॉटन क्लॉथ का। ठीक है, कि गर्मी में कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि इसमें जो है इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से क्या है? पानी बाहर निकलता है और हमारे शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। तो ये 4-5 जो आपके एग्जांपल्स हैं वो आपको सीटेट वगैरह एग्जाम में जरूर साइंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स इनके आप करके जाना। ठीक है, एक टर्म और आपकी आती है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है? ये स्टेट चेंज में अभी हम पढ़ेंगे, वैसे अभी पढ़ लीजिए आप, बता देती हूँ इसको मैं। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली चेंज होता है किसके अंदर? गैस के अंदर। ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में बिना जाए ही किसके अंदर चेंज हो जाता है? वो गैस के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप जो ध्यान रखेंगे, कैम्फर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैम्फर को आप हथेली पे रखते हो और वो एकदम से क्या हो जाता है? उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? सब्लिमेशन के कारण होता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें, इसके अलावा कुछ भी ऐसा दे दे कि आपने हाथ पे रखा, वो डायरेक्टली इवेपोरेट हो गया, तो वो किसके कारण होगा? सब्लिमेशन प्रोसेस के कारण होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब पढ़ते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? स्टेट चेंज। ठीक है, जब भी हमारा सॉलिड जो है किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, कब होगा? जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? सॉलिड मेल्ट। तो इसे क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए आप?
ठीक है। उसके बाद जो लिक्विड है इसी को देख लेते हैं। लिक्विड जो है हमारा सॉलिड में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए आप? ठीक है। उसके बाद अब लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में। जब आप लिक्विड को टेम्परेचर हाई करोगे, इसको बॉईल करोगे, तो वो किस में चेंज हो जाता है? गैस के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका? वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन पॉइंट। समझ गए आप? वेपोराइजेशन बोलेंगे। और डायरेक्टली गैस, जब गैस से आप लिक्विड में आएंगे तो क्या आएगा? कंडेंसेशन। ठीक है, क्या होगा? कंडेंसेशन। इसमें टेम्परेचर क्या होगा आपका? और फिर यहां से आप इसमें जाएंगे तो क्या होता है? वो डिपोजिशन। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आप ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है लेटेंट हीट। कौन सी आती है? लेटेंट हीट। इसमें क्या है? आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा विदाउट चेंज। आपको टेम्परेचर मतलब क्या है? उसको आप हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो, हीट तो उसके अंदर जा रही है, लेकिन क्या है? टेम्परेचर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कि मान लीजिए टेम्परेचर आपका 0 है तो 0 ही रहेगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, 27 है या 100 है तो 100 ही रहेगा उसका टेम्परेचर, लेकिन उसके अंदर जो हीट है वो और ज्यादा जा रही होगी। ठीक है, तो क्या है? आप हीट को दे रहे हैं विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर, दैट टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। मतलब टेम्परेचर में आपको कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके की हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम अपनी उस पे चलते हैं, पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे, यस, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशंस के ऊपर करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर करेंगे? सॉल्यूशंस के ऊपर। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रिवीजन करते रहो, क्विक रिवीजन है बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले जो मैटर है वो चारों तरफ हमारे वो क्या होते हैं? क्या सारे प्योर होते हैं? नहीं, क्या होते हैं? मिक्सचर भी होते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ द 2 और मोर मैटर। ठीक है, 2 और मोर पार्टिकल्स। ठीक है, इन्हीं के बिहाफ पे हमारा सॉल्यूशन का वो है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर पार्टिकल। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? पूरे प्योर फॉर्म में होते हैं या इम्प्योर फॉर्म में होते हैं? उसके बिहाफ पे हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा सस्पेंशन, और थर्ड वन इज कोलाइडल। कोलाइडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाइडल। और इसी के साथ एक और बताऊंगी आपको, यहाँ लिख देते हैं, कभी हमारा मिस हो जाए वो, टाइडल इफेक्ट। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है? यस, टाइडल इफेक्ट, ये भी हमें पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, सीटेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसको देख के जाओगे ना तो बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के ऊपर 3 सॉल्यूशन के बिहाफ पे, मिक्सचर के बिहाफ पे हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 इज सॉल्यूशन, 1 इज सस्पेंशन एंड देन कोलाइडल। ठीक है, टाइडल इफेक्ट भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखेंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस। आपसे पूछ लेता है कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके का मिक्सचर है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। ठीक है, साइज जो होता है इनका पार्टिकल्स का बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल होता है, लगभग 10⁻⁹ mm के अप्रॉक्स इनका साइज होता है। ठीक है, दूसरा, हम इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं नहीं? नो, वी कैन नॉट सी, नो वी कैन नॉट सी नेक्ड आइज। इतना साइज छोटा होता है इनका कि हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, चौथा, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मिक्सचर देके इसमें सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है बच्चों? सोल्यूट वो होता है जो चीज आप क्या कर रहे हो? डिसॉल्व कर रहे हो, दैट इज द सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो। ध्यान रखना दोनों चीजें। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर, सो दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये दोनों चीजें टर्म इसी के अंदर आती है, तो पूछ लिया जाएगा। दूसरे पे चलते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर पार्टिकल। ठीक है, मिक्सचर ऑफ
2 और ये पीपीटीसी भी मैं आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन ज्यादा हाथ से जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम सेव करना है क्योंकि आपके पास और भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं। 2 और मोर पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हेट्रोजीनियस सस्पेंशन आपसे पूछेगा कि सस्पेंशन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, तो ध्यान रखना है हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल का साइज लार्जर होता है, ठीक है, आप इसको नेक डाइस से देख सकते हो, ठीक है। तीसरा नेक डाइस सी देख सकते हो। चौथा ये डिस्पर्स करता है लाइट को, ठीक है। इट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, इट डिस्पर्स द लाइट पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्पर्स, ये फिर से हैंग हो जाता है, डिस्पर्स लाइट पार्टिकल्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और कई बार क्या आ सकता है, साइज के अकॉर्डिंग इनको लगाना आ सकता है। ऐसे दे देगा आपको कि सॉल्यूशन है और फिर सस्पेंशन है, फिर कोलाइडल है, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन का साइज है वो छोटा है, देन द सस्पेंशन सबसे बड़ा साइज किसका है, तीनों में से सस्पेंशन का है, ठीक है। तो ये इस चीज को आप ध्यान में रख के चलोगे। चलो ठीक है, इट डिस्पर्स द लाइट पार्टिकल्स। जो सॉल्यूशन होता है ये डिस्पर्स नहीं कर पाता, नॉट डिस्पर्स लाइट, ठीक है, डिस्पर्स नहीं कर पाता क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। कोलाइडल, कोलाइडल में क्या होता है, मिक्सिंग होता है, ये भी किसका होता है, होमोजीनियस होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे किसका होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। किसका, सॉलिड लिक्विड, आपका इन सबके पार्टिकल्स का ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वो मैं टेबल के थ्रू आपको दिखाती हूँ। यस, कोलाइडल वाला, हाँ। दूसरा इसमें लिखो, इसके जो साइज का, जो पार्टिकल के जो साइज होता है वो भी क्या होता है, लार्जर होता है, और उसको आप नेक डाइस से थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी आप यही लिख के चलेंगे, पार्टिकल का साइज लार्जर है, नेक डाइस से सी कर सकते हो, डिस्पर्स करता है, ये दोनों वही आएंगे इसमें, ठीक है। अब इसके कोलाइडल के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको उसको टेबल दिखा देती हूँ तो वो आपको इजीली दिख जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन में शेयर कराती हूँ आपको, आप उसको इजीली देख पाओगे। मेरी पीडीएफ कहाँ पर है, यस यस, आपको दिख रही होगी ये, ठीक है। तो इसमें देखो, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके कोलाइडल वाले के, ठीक है, वो आप देख लो। इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, लिक्विड और गैस का कौन सा है, एरोसोल होता है, लिक्विड और गैस का ध्यान रखेंगे। इसमें क्या आता है, फॉग, क्लाउड और मिस्ट, किसके एग्जांपल है, एरोसोल के। सॉलिड और गैस का है, ये भी एरोसोल है, टाइप इसकी टाइप पूछ लिया जाता है कई बार, स्मोक का आपको एग्जांपल देके पूछ लेंगे कि क्या है, ये एरोसोल है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस और लिक्विड का फॉर्म है, शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल है, शेविंग क्रीम पूछ लेंगे, किसके मिक्सचर का एग्जांपल है, गैस और लिक्विड का। लिक्विड का आपका मिल्क, फेस क्रीम, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इसमें एक बार और देख लेती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, हाँ ये और है 2-3, ये देखो, ये रहा। गैस और सॉलिड का फॉर्म है, फॉर्म रबर, स्पंजी। सॉलिड लिक्विड का, सॉल्यूशन का देख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लिक्विड का देखो, जेल, जेली, जेस, चीज और बटर। सॉलिड का कलर्ड, जेमस्टोन, मिल्की और ग्लास। ये टेबल आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका कर सकते हो आप, ठीक है। वापस अपने बोर्ड पे आते हैं, ठीक है, और अपना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया हमारा बोर्ड, यस दिस वन। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। हमारा कोलाइडल का आपको पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जांपल्स इनके आप करके जाना ताकि एग्जांपल आपके आ जाए, ठीक है। अब दूसरा एक और सिस्टम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है, सेपरेशन में आता है। अब देखेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें आपको क्या देखना है, सेपरेशन में सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन ये कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें क्या है, पार्टिकल को बहुत तेजी से रोटेट किया जाता है, ठीक है। और जो तेजी से रोटेट करने के बाद क्या, हाई स्पीड में लिक्विड को रोटेट करा जाए ताकि जो उसके अंदर का सॉलिड है वो ऊपर आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, मिल्क में से या कर्ड में से मक्खन निकालना, ठीक है, मक्खन को निकालना। जो घर में होता है ना हमारा, आम में हम उसको दही को चलाते हैं और ऊपर मक्खन आ जाता है,
तो क्या है आपका मक्खन को कर्ड में से सेपरेट आउट करना, ठीक है, मलाई निकालना, ये सब किसके अंदर आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा एक एग्जांपल आपका पूछ लिया जाता है कि जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो भी किसके ऊपर है, सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर काम करती है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं हम। यस, सेंट्रीफ्यूगेशन का एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, ठीक है। उसका आप एक ब्लड टेस्टिंग में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक ऑफ द लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए, किसके लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एचटेट में स्पेशली, ठीक है, और सीटेट में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका जो डेयरी वगैरह में, मैंने आपको ये तो बता ही दिया है, सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द कर्ड या मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। इसमें आपका और वॉशिंग मशीन का मैंने बता दिया, थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है। तीसरा एक चीज और ध्यान रखनी है कि सॉल्ट से, जो सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है, उसमें से आप फ्रेश वाटर निकालना, सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर करना, कौन सी प्रोसेस से करेंगे आप, इवेपोरेशन नहीं बताएंगे, हाँ कौन सी करेंगे, डिस्टिलेशन, ये ध्यान रखेंगे, कौन सी प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। और समुद्रों में जो सी वाटर से जो निकलता है हमारा सॉल्ट को निकालना सी वाटर से, उसमें कौन सी होती है, इवेपोरेशन। और वैसे आप कौन सी ध्यान रखेंगे, सॉल्टी वाटर को फ्रेश करने के लिए डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। एक और प्रोसेस होती है आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें आपकी हेल्प करती है सॉलिड्स के लिए, वो किसमें यूज होती है, सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए, कौन सी प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एक और इसमें है क्रिस्टल फॉर द अलम फॉर इम्प्योरिटी सैंपल। आपको पता है जो अलम होता है वो किसमें, फिटकरी जिसको बोलते हैं हम, वो किस लिए काम आती है, प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर के भी, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक यहाँ पे हमारा ये मैटर वाला और सॉल्यूशन वाला खत्म होता है। अब चलते हैं एटम के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अभी ये हैंग हो गया, एक मिनट देखते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके और टुकड़े आप नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो बोला है, लेकिन इसके अंदर फिर क्या है, हमने खोजा, क्या खोजा हमने, कि जो एटम है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दीज आर कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कौन से पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उनके नाम क्या है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। पहला आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इनकी डिस्कवरी पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, डिस्कवरी पे आ जाता है, इनके साइज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज और होती है, इनसे पहले आप ध्यान रखो, लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, ये ध्यान रखेंगे, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें जितना पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, जितने पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद भी उनका जो अमाउंट होता है दैट रिमेन्स सेम। ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि वो जो मास है वो कहीं पर भी बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होता, जितना पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही फाइनल वो बन के हमारे पास आता है, ठीक है। इसी तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या है, कि जो भी आप रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके रिएक्टेंट हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका जो प्रोपोर्शनल रहता है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। मान लीजिए आपने दो पार्टिकल लिए हाइड्रोजन के, तो रिएक्शन के बाद भी वो कितने ही रहते हैं, H2 ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एटम के ऊपर। एटम हमने कर लिया, 3 इनसे मिलके बना है। एटम का जो साइज है वो किसमें मेजर किया जाता है, साइज लिख लीजिए, नैनोमीटर में। किसमें मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में। 1/10⁻⁹ या फिर 1 नैनोमीटर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू में 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। हाइड्रोजन जो एटम है वो स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल है, ठीक है, जो हाइड्रोजन का जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका साइज भी आप लिख लीजिए, कितना है, 0.037, ठीक है। तो ये चीज आप छोटी छोटी ध्यान रखेंगे। अब हम अपना आगे बढ़ेंगे, अपना कुछ रेडियस हैं उनके मैं लिखवा रही हूं, आप लिख लेना इनकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है आपकी,
देखो हाइड्रोजन की लिखो पहले 10 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर की जाती है, ये यहां तक है ये हाइड्रोजन की, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, कई बार पूछ ली जाती है ये, ठीक है, 9 तक। उसके बाद आप लिखोगे हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, हाँ एचटेट में पूछी जा सकती है तो आप लिख लो, ठीक है। एचबी की हीमोग्लोबिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, 8 है आपकी, ठीक है। और आंट के उसकी कितनी है तो इसके लिख लो 10 3 है। और ग्रेन ऑफ सैंड की, ये एचटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देख के जा सकते हो, 10 की 4। तो ये इंपॉर्टेंट रेडियाई हैं जो आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है एचटेट के लिए स्पेशली, ठीक है। सीटेट वाले सीटेट में नहीं आती, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं अपना सीधा सा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, इनके डिस्कवरी पे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था, इलेक्ट्रॉन्स को ELECTRON, इलेक्ट्रॉन को किया था जे थॉमसन ने, किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो ध्यान रखेंगे रदरफोर्ड, गोल्ड आइंस्टाइन भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था वो भी ध्यान रखेंगे आप, जेम्स चैडविक ने, इसको जे चैडविक भी आप लिख सकते हो, चैडविक, ठीक है। तो इन तीनों की डिस्कवरी पे पूछा जाता है, ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिया था एटम का वो किसने दिया था, जे थॉमसन मॉडल था, ठीक है। और इनके मॉडल का नाम क्या था, क्या नाम था इनका, पुडिंग मॉडल, ठीक है, पुडिंग मॉडल था। एक तरबूज के, वाटरमेलन भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वाटरमेलन भी इसको बोला जाता है इनके मॉडल का नाम। इन्होंने कहा था कि एक जो एटम है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पड़े रहते हैं जैसे तरबूज में क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पुडिंग मॉडल था इनका, किसका, जे थॉमसन का, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं हम अपने एटम पे, जो मॉडल हमें दिया था नेक्स्ट मॉडल पे हम लोग चलते हैं एक बार, यस। अब हम अपना करेंगे आगे वाला जो है हमारा बोर का, जो इंपॉर्टेंट मॉडल है बोर का, बोर मॉडल ऑफ देखते हैं। बोर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और इन पाथ को क्या नाम दिया था उसने, ऑर्बिट बोला गया था, ठीक है। तो ऑर्बिट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि एक डेफिनेट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका ऑर्बिट बोला जाता है। जो ऑर्बिट है आपका निकालने का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल जो है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ध्यान रखेंगे 2n² फॉर्मूला से निकालते हैं। नंबर ऑफ शेल कितनी है, सबसे जो इनर मोस्ट से स्टार्ट करते हुए KLMN, ठीक है, ये आपकी नंबर ऑफ शेल्स हैं। और इनमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, 2n² से आप निकाल सकते हो। दूसरी बात हम चलते हैं न्यूक्लियस का, थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं जो सेम चार्जेस को आपस में बांध के रखती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं उनके सेम चार्जेस होते हैं, तब भी वो आपस में कैसे इकट्ठे होकर रहते हैं, बाय न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसका जो इफेक्ट होता है बहुत कम रीजन तक होता है लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियस के अंदर मास किसका होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे आप। और न्यूक्लियस के अंदर ये है, ठीक है। और नंबर ऑफ, अब आते हैं एटॉमिक मास पे, ध्यान रखेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो किसके अंदर आएगा, एटॉमिक मास के अंदर आएगा। तो कुछ एटॉमिक मास हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, तो जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो मैं अभी आपको करा दूंगी। सेकेंड टर्म आती है हमारी, कौन सी आती है, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं। मास नंबर में क्या आता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमेशा जो भी पार्टिकल होता है नीचे आपका एटॉमिक मास होता है और ऊपर आपका क्या होता है, मास नंबर होता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि नीचे वाला क्या है आपका और ऊपर वाला क्या है, स्पेशली फॉर सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आती है आइसोटोप, ठीक है, और एक आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, एक चीज ध्यान रख लीजिए, बाकी दूसरी क्या होगी उसके अपोजिट होगी। अगर दोनों को अगर आप पे ध्यान रखने की, अगर साइंस के हैं, आप साइंस बैकग्राउंड है तो इजीली याद होगा, कोई मुश्किल टर्म नहीं है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है आइसोटोप्स और बार में, तो एक टर्म याद रख लीजिए, दूसरी उसके अपोजिट होगी। इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, टॉप्स में एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आइसोबार में क्या होता है आपका, सेम मास नंबर बट डिफरेंट आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये दो चीज आप ध्यान में रख के चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक है आयोडीन का जो आइसोटोप है, किसका, आयोडीन का। वो किस में हेल्प करता है, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, किसके में, ग्वाइटर के लिए। और कोबाल्ट वाला जो है आपका, ठीक है, वो किस में यूज होता है आपका, कोबाल्ट वाला कैंसर में यूज होता है, ठीक है, कैंसर को डिटेक्ट करने में और उसको ठीक करने में। ये दो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे और एटम में हमें क्या देखना है वो देखते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट अपने पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बोर मॉडल ने जो दिया था वो क्या दी थी, उसने शेल दी थी KLMN, ठीक है। K का N नंबर है, इनर मोस्ट है ये वाली, ठीक है। उसके बाद फिर L है आपकी, उसके बाद फिर आपकी M है और फिर N है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नंबर क्या है, N1। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं तो कैसे निकालोगे, N2N² फार्मूले से, जैसे मैंने आपको बताया था। N का नंबर फॉर एग्जांपल एक का मैं बता देती हूँ, 2 है, इंटू K में कितने आएंगे, अगर आपको ये फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो इस तरीके से आप N का क्या है, L का 2 है, N का 3 है और इसका 4, इस tरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एक और टर्म आती है नेक्स्ट, अब इस पे आगे चलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। की आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखोगे आप। एक मैक्सिमम आपके SPDF ये हमारे होते हैं, ठीक है, आपके शेल्स। S के अंदर आपके क्या होती हैं, ये सब शेल हैं ये हमारी, और शेल कौन सी थी, KLMN, और ये क्या है, सब शेल। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। S में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 3 शेल होती हैं। तो आपको पता है हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। उनकी स्पिन कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, ठीक है। स्पिन का मतलब डायरेक्शन की, अगर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरी की इस तरीके से होगी, ठीक है, अपोजिट स्पिन की होंगी, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा भरने का रूल क्या होता है कि पहले, जैसे मान लीजिए P सब शेल है, ये तो S है, ठीक है, P के अंदर आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग होना फिर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पेयरिंग कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हर एक सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, उसके बाद यहां से अपनी पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मान लीजिए इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका, यही वाला तो हुआ, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, D में 5 है, इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं D में, इसमें 3 थे, इसमें 5 है, तो मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे का जो टॉपिक होगा हमारा, अब कौन सा ले लेते हैं हम लोग, कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि जो हमारे मैक्सिमम लिविंग पार्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है,
कार्बन से ही मिलके बना हुआ है। हर चीज में मैक्सिमम क्या है आपका कार्बन है, तभी तो एक चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या यूज होता है हमारा, कार्बन यूज होता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं, पूछ लिया जा सकता है आपसे, कौन सा, एक डायमंड है और एक क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपका क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट वाले पे जो आते हैं हमारी इथेनॉल, एक इंपॉर्टेंट चीज है। इथेनॉल जो है वो यूज होती है फ्यूल इन आर होम्स। ठीक है, इथेनॉल यूज होती है हमारे घरों में, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इथेनॉल हमारे गैस में जो एलपीजी वगैरह होती है उसमें यूज होती है। ठीक है, मीथेन गैस को क्या बोला जाता है, एक और चीज ध्यान रखेंगे, मीथेन गैस को क्या बोला जाता है, आपकी मार्श गैस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें कीचड़ जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको मार्श गैस बोला जाता है। ठीक है, अब ये मीथेन इथेन नाम हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो किसके ऊपर है, कार्बन के नंबर के ऊपर है। ठीक है, कि 1 है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से क्या है, कार्बन के वैलेंसी के ऊपर डिपेंड किए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। मीथेन, इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका एंटीसेप्टिक के लिए यूज होती है, ये भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये एस्टेट में आने के पूरे चांसेस हैं, एंटीसेप्टिक आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखेंगे हम, यस, पैडी फील्ड से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, इसी में लिख लीजिए, कौन सी होती है, मार्श गैस, मीथेन गैस होती है। ठीक है, 55 से आपकी जो है ये मीथेन गैस निकलती है। बायोगैस में क्या होती है, 55 से लेके 70% मीथेन होती है और 30 से लेके 45% आपका कार्बन होता है। तो ये आपकी कंसंट्रेशन आ जाती है, आप एक बार लिख लीजिए। बायोगैस इंपॉर्टेंट है, बायोगैस में मोस्टली जो परसेंटेज होती है 55 से लेके 70 किसकी होती है, मीथेन की होती है। CH4 मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला होता है मीथेन का। ठीक है, अब एक चीज और इथाइलिन के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका भी। ठीक है, इथाइलिन पूछा जा सकता है, किसके लिए, मस्टर्ड गैस यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, और किसमें होती है, आपकी जो राइपिन, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको पकाने में भी इथाइलिन और एसिटाइलिन गैस भी यूज की जाती है। ठीक है, तो इथाइलिन आप करेंगे अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो, एक तो मस्टर्ड गैस के लिए, ठीक है, और एक आपका प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में, और तीसरा आपका राइपनिंग ऑफ, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कहां गया मार्कर मेरा, यस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी ये यूज होती है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान में रख के चलेंगे। तो ये कार्बन का आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेते हैं, यस, अब इसके कार्बन के कुछ आपके ये हैं फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन्हें आप देख लो, इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। एल्कोहल में OH लगता है, एल्डिहाइड में CHO लगता है, कीटोन में आपका RR एल्किल ग्रुप लगता है, कार्बोक्सिलिक में COH ग्रुप लगता है। हेलोजन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं आपके हेलोजन ग्रुप्स हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आगे चलते हैं, ये देखो फॉर्मूले लिख लो कार्बन्स के। मीथेन देखो 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन आपके 4 हैं, पेंटेन 5 हैं, जैसा कि मैंने हेक्सेन तक आप कर लोगे, बहुत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे अपने बोर्ड पे आते हैं फिर से। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। आगे हम लोग करते हैं अपना एसिड बेस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम एसिड और बेस का चैप्टर। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। एसिड क्या होते हैं आपके, कैसे होते हैं, सोर होते हैं इन टेस्ट। अगर बिना किसी भी केमिकल उसके आप इनको टेस्ट करना चाहते हो तो वो क्या होता है, इनको टेस्ट करके आप कर सकते हो, सोर इन टेस्ट। ठीक है, पहला लिटमस से कैसा कलर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे, किसको चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस को
किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट वाला लेते हैं हम लोग। अपना बोर्ड कहाँ गया हमारा, मिथाइल ऑरेंज पे देखते हैं। एक इंडिकेटर होता है, पूछ लिया जाता है कि मिथाइल ऑरेंज किस तरीके का है। ये सबसे पहले कलरलेस होता है, ठीक है। और एसिड में ये क्या देता है, एसिड में आपका रेड कलर शो करता है, ठीक है। कैसा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर आपका पूछा जाता है, इसमें इंडिकेटर कौन सा है, एक आपका फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को देखते हैं एक बार हम, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, आपका एसिड में जो है, ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस क्या है ये, फिनोप्थिलीन, ठीक है। इसको लिख लो आप, फिनोप्थिलीन, ठीक है। इंडिकेटर, ये 3-4 इंडिकेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अब ध्यान रखेंगे, जो ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल की जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, वो सारी आपकी बेसिक नेचर होती हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी आपको मेटल ऑक्साइड दी गई है तो वो बेसिक इन नेचर होगी, उसका टेस्ट आप कौन सा बताएंगे, बेसिक वाला बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। इसके अपोजिट बेस का लिख लीजिए। बेस क्या होते हैं आपके, बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। बिटर इन टेस्ट होते हैं। इसके भी इंडिकेटर लिख लीजिए। लिटमस जो पहला इंडिकेटर है वो आपका क्या देता है, रेड को किस में चेंज करता है, ब्लू में चेंज कर देता है। मिथाइल ऑरेंज आपका येलो चेंज होता है, ठीक है, येलो में चेंज होता है। और आपका फिनोप्थिलीन जो है वो भी लिख लीजिए, फिनोल्थिलीन, इट चेंज इनटू पिंक कलर, ठीक है। ये चीज आप टर्मरिक वाला है, वो भी आपका क्या है, एज इट इज रहता है, नो कलर चेंज। टर्मरिक वाला एसिड में लिख लीजिए, रेड कलर शो करता है, ठीक है। आपने देखा है कई बार पानी सोप वगैरह लगाते हो किसी सब्जी वाले उस पे दाग पे, तो वो रेड कलर का शो हो जाता है, नो कलर चेंज। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है जो लिटमस है, नेचुरली वो किससे होता है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। लाइकन्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं सल्फर के, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए स्पेशली ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें और आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस्टेट वालों के लिए है उसके लिए स्पेशल से मैं अलग करा दूंगी, तो जो सीटेट वाले हैं उनके लिए कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि उनका इतना डीप में नहीं आता है, ठीक है। तो एस्टेट वाले आप आज एक दिन का टाइम देना मेरे को, तो मैं आपको उसको कराती हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लेते हैं अपना इसके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कौन सी करते हैं, एक पढ़ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, जिसको हम इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक आपका पीएच स्केल होता है, ठीक है, पीएच स्केल होता है, इसमें नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। अब इसका पीएच स्केल क्या है, 0 है, ठीक है। 0 से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जितना आपका 1 से स्टार्ट होगा, जितना 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, आपका एसिडिक है। और जैसे ही आप 6-7 की तरफ मूव कर जाओगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आपकी कम होती चली जाएगी। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी उसकी पीएच जो है 1.1 है तो वो किस तरीके का मीडियम होगा, तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इस तरीके से भी सीटेट में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। 6 तक आपका 5 तक आपका क्या होगा, एसिडिक होगा, उससे ऊपर क्या है वो बेसिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रलाइज कब होगा, जब एसिड और बेस दोनों होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज किया जाता है आपका, मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोला जाता है, वो आपकी एसिडिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा हम सीटेट वालों के लिए क्या करते हैं, उस पे वो बायो में कर लेंगे, चलो वो तो अभी हम इसी पे चल रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं अपना, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी पीएच वैल्यू आप लिख लो, ठीक है। पीएच वैल्यू मैं नोट डाउन करा देती हूँ आपको, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे जो है
स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक H2SO4, ये दो चीज ध्यान रखिए आप। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनकी जो पीएच है लगभग 0 होती है। विनेगर की लिख लीजिए, विनेगर की जो पीएच वैल्यू है आपकी 2.2 होती है। ठीक है, टमाटो की जो पीएच वैल्यू है वो आप लिख लीजिए 4.5 होती है, कई बार पूछ लिया जाता है। मिल्क की कितनी क्या होती है आपकी 6.6 एल्कलाइन में आता है। ब्लड हमारा ठीक है 6.57 के आसपास होती है, एल्कलाइन में आता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ह्यूमन ब्लड 7.4 करके लिखो इसको। प्योर वाटर के जो होती है पीएच वो 7 एल्कलाइन होता है प्योर वाटर। और ये ध्यान रखना प्योर वाटर जो है वो क्या होता है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर भी ना लिखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या लिखेंगे उसमें, इंसुलेटर है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें आइंस वगैरह नहीं होती। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लिखो 10 पॉइंट समथिंग होता है, एसिडिटी में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको हाईलाइट करके रखो 10.5। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका क्या है 14 है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एलिमेंट में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन। फिलामेंट बल्ब किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। जो आपके हीटर वगैरह होते हैं उसमें किसकी वायर होती है, निक्रोम की, निकल प्लस क्रोमियम वायर होती है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल एंथ्रासाइट है, वो लिखेंगे क्या है, एंथ्रासाइट है। ठीक है, ये चीज चैनल पे आपकी और पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट ओर्स, वो फटाफट जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है, और पड़ी हुई है आपकी। और एक और आपका सोलर सिस्टम पड़ा हुआ है, वो ध्यान रख लेना, केमिस्ट्री में ही कर लेना उसके प्लैनेट्स वगैरह। एक और चीज इंपॉर्टेंट है और आपके मेटल्स वगैरह जो हैं वो पड़े हुए हैं, मेटल और नॉन मेटल वगैरह, उन सब चीजों को आप जरूर देख लेना। ठीक है, एक मेटल्स, नॉन मेटल और एक आपके मेटलॉइड्स, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, इसकी भी मैंने बना रखी है इंपॉर्टेंट, मेटल के क्या है आपकी ओर्स क्या है। ठीक है, वो चीज ध्यान से कर लेना आप, इंपॉर्टेंट और क्या है उसकी क्या है, ये सब चीजें जरूर देख लेना। 1 मिनट और देखती हूँ मैं, अब हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहता है। यस, मेटल और नॉन मेटल्स पे चलते हैं। मेटल्स का देख लेते हैं, आपको पता है। यस, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक एक बार पढ़ लेते हैं। मेटल आज जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, जो उसका क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, सोनोरस होते हैं। सोनोरस क्या होती है प्रॉपर्टी, कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनो मीन्स साउंड, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तार बना सकते हो। मेलिएबल होते हैं, शीट्स बना सकते हो। ठीक है, मोस्ट मेलिएबल एटम क्या है आपका, ध्यान रखना, गोल्ड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज सिल्वर। सिल्वर होता है, देन कॉपर। ठीक है, सिल्वर जो है कॉस्टली होता है इसलिए उसको वायर में यूज नहीं करते हैं। तो ये 2-3 चीजें। हैवीएस्ट मेटल आपका प्लेटिनियम होता है। ठीक है, दूसरा एक चीज और है, लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल है, ब्रोमियम है लिक्विड फॉर्म में। ओ सॉरी, मरकरी। ठीक है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल का क्या करोगे, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, ब्रोमीन जो है नॉन मेटल लिक्विड है आपका। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। तीसरा नॉन मेटल में आप क्या लिखेंगे, सोनोरस वगैरह, और डक्टाइल मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती है। ठीक है, गैस फॉर्म में ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट है इसमें। और ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स थी वो जनरली क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, और मेटल की बताई थी मैंने आपको जनरली क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये चीज ध्यान रख लो। मेटलॉइड्स में दोनों के करेक्टर होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल के भी। ठीक है, दोनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये सब जो हैं और
ये आपके एग्जांपल्स हैं, मोस्टली जो कॉमन एग्जांपल्स हैं क्या हैं इसके, ठीक है। सोलर जो पैनल्स होते हैं सोलर उसमें तो क्या यूज होता है, सिलिकॉन यूज होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रख के चलेंगे। नॉन मेटल्स हो गया। इसके बाद जो हम लोग चलते हैं अपना थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पे, ठीक है। सीटेट के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होती है ये आपकी ड्यूरेबल होती है, आप इसको चेंज कर सकते हो, रीयूजेबल होती है, रीयूजेबल जैसे टॉय वगैरह हो गए उनको आप मेल्ट करके दोबारा से यूज कर सकते हो। प्लास्टिक बॉटल्स हो गई। थर्मोसेटिंग क्या होती है, एक बार अगर आपने उसको यूज कर लिया और उसको सेट कर दिया, वो दोबारा से आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग का मतलब कि जो एक बार सेट हो गई उसको आप फिर नहीं कर सकते, क्लियर है, ठीक है। नॉन रिसाइकेबल है, इसी के लिए ये रिसाइकेबल है, ठीक है। क्या है आपकी रिसाइकेलेबल, कि इसको आप दोबारा यूज जैसा मैंने बताया कर सकते हो आप, ठीक है। सॉफ्ट होती है, वीक भी होती है, टॉयज वगैरह बनाने में ये यूज होती है। एग्जाम्पल इसका पॉलिथीन लिख लीजिए, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। और पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये लिखते जाना। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए बेकलाइट, ठीक है, एंड मेलेमाइन। बेकलाइट जो है हैंडल्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, आपके हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर और फ्राई पैन वगैरह के, ठीक है। और मेलेमाइन है आपकी, ये है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके। और पूछ लिया जाता है कि जो हैंडल वगैरह होते हैं प्रेशर कुकर और फ्राई पैन के, वो कौन सी प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में भी कई बार अंदर पूछ लिया जाता है कौन सी, तो बेकलाइट होती है, ठीक है। नॉन स्टिक जो आपके बर्तन होते हैं नॉन स्टिक की, वो जनरली किसके बने होते हैं, टेफलॉन के। किसके बने होते हैं, टेफलॉन के। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स और आपके नॉन सिंथेटिक फाइबर्स। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपका सिंथेटिक कौन से हैं, मैन मेड है, ठीक है। और नेचुरल कौन से हैं, जो प्रकृति में मिलते हैं। नेचुरल 4 हैं। जूट को आप गोल्डन भी बोलते हो, गोल्डन ऑफ फाइबर भी बोलते हो जूट को, ठीक है। कॉटन है, कॉटन आपका इसमें कौन सी मिट्टी चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे इस एरिया में ब्लैक सॉइल है तो वहां पे आप कौन सी चीज उगाना प्रेफर करोगे, तो दैट इज द कॉटन उगाना करेंगे, ब्लैक। इसके लिए एल्वेलियो सॉइल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, सिल्क वॉर्म है, ठीक है। सिल्क वॉर्म के सेरिकल्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और हमारा कौन सा था, जूट, कॉटन, सिल्क और वूल, ठीक है। जो अंगोरा वगैरह है वो वूल आपके शिप वगैरह और गॉट से मिलती है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और सबसे कॉमन सिल्क कौन सी है, मलबरी है, ठीक है। सिल्क की भी टाइप होती है, टर्सर सिल्क होती है, मूरा सिल्क होती है, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन होती है वो मलबरी की होती है। और वूल में आप अंगोरा, रैबिट वगैरह, गॉट वगैरह, ये सारे जम्मू एंड कश्मीर की जो है फेमस वूल वहीं की है। तो ये सारे चारों क्या है आपके नेचुरल। उसके अलावा आपके कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन है, नायलॉन है, रस्सी वगैरह बनाई जाती है इसकी, ठीक है। पॉलिएस्टर है जो मिक्स होता है आपका प्लास्टिक वगैरह का। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फाइबर ड्राइव फ्रॉम द केमिकल। केमिकल से कौन सा बना हुआ है, आपको 3 ऑप्शन ये इसके दे देगा और एक ऑप्शन अलग दे देगा, तो उसमें आपको पता करना है कि किसका बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, नेम द फाइबर दैट इज मेड फ्रॉम ए रॉ मटेरियल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। कौन से प्लांट के रॉ मटेरियल से बनता है, तो दैट इज द रेयोन। रेयोन ध्यान रखना, रॉ मटेरियल रॉ, ठीक है, तो रेयोन बनता है, ठीक है। सेलुलोज को जनरली किससे मिलता है, ये सेलुलोज को प्योरीफाई करके ये बनाया जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थर्मोसेटिंग और थर्मो वगैरह हमारा हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, एग्जाम में पूछा जाता है, नेम द सब्स्टिट्यूट ऑफ द ग्लास इन द विंडो, ठीक है। क्या होता है, परपेक्स। कौन सा होता है, पर्स पैक,
ये स्पेलिंग होती है, लिख लेंगे। थर्मोप्लास्टिक होता है ये, क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक। आपने देखा होगा ना जो पैम्फलेट वगैरह, सॉरी, जो मोबाइल के ऊपर आपकी वो जो सेटिंग लगती है वो उसी तरीके का होता है, ट्रांसपेरेंट ग्राम, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक होता है, स्ट्रांग होता है, चीजों को बचा के रखता है। तो आप विंडो वगैरह में, ग्लास वगैरह में, और जो मोबाइल फोन के ऊपर जो कवर लगता है वो किसका होता है? परपेक्स का ही यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, मिसिबल और इमिसिबल आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिसिबल्स क्या होते हैं? जो आपके मिक्स हो जाते हैं। कौन? मिसिबल, ध्यान रखना ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। मिसिबल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, जैसे मिल्क में वाटर। इमिसिबल क्या होते हैं? दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, उसमें कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे? ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, तो दीज आर द इमिसिबल। इनके एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है सीटेट में स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जनरली मैंने सारा कुछ करा दिया है, मेटल, नॉन मेटल। थर्मोकोल लिख लो। थर्मोकोल क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। क्या है थर्मोकोल आपका? थर्मोकोल मेड बाय, पूछ लिया जा सकता है, पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखो, आइसोप्रीन जो है नेचुरल रबड़ है, आइसोप्रीन नेचुरल